हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 की, और उसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो क्या होते हैं। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स, की जितनी भी हमारी एनर्जी जो हम जनरेट करते हैं वो हम फ्यूल मिनरल से करते हैं। और वो कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो उसमें हमारे पास होते हैं यूरेनियम एंड थोरियम। तो इनसे क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे व्हीकल्स भी चला सकते हैं और हम कुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो सारे हमारे जो ये मिनरल्स हैं, या हमारे अगर हम ये बोले कि ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज। क्योंकि ये ऐसे सोर्सेज होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के जो एग्जॉस्ट कर जाते हैं, जिनको एक बार ही आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपने कोल एक बार यूज करा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो आप इसी कोल को दोबारा से यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। उसी तरह पेट्रोल को आप एक बार व्हीकल में डालोगे, उसके बाद जैसे ही आप उसको ड्राइव करोगे, वो व्हीकल से जो पेट्रोल है वो खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। और उसी तरह कुकिंग में जो हमारा एलपीजी गैस होता है, जो नेचुरल गैस है, वो भी कंज्यूम हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन ये जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं ऑफ जनरेटिंग एनर्जी, ये क्या होते हैं कि वन टाइम यूज नहीं होते, इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। इसलिए होते हैं नॉन कन्वेंशनल, मींस रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि हम इनको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। और ये सारे एक तरह से नेचुरल सोर्सेज से ही प्रोड्यूस की जाती है। जैसे सोलर एनर्जी हो गई तो सन से प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रो है तो वो वाटर से है, विंड से तो विंड से हो रही है। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं ये ऑटोमेटिकली नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, इन्हें हमें खुद से नहीं बनाना पड़ता, या इनको इतने टफ तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। अगर हम कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंस देखें तो कन्वेंशनल सोर्सेज जो होते हैं एनर्जी के, वो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज होते हैं जिनको हम बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं। और ये जो हमारे रिसेंटली डेवलप्ड सोर्सेज हैं, ये हमारे हैं नॉन कन्वेंशनल। अगर इनमें हम बात करें सोलर, विंड, टाइडल एंड जियोथर्मल, तो ये रिसेंटली डेवलप्ड हुए हैं। ये बहुत टाइम पहले से नहीं यूज होते थे। पहले यही हमारे पास पेट्रोलियम, कोल या नेचुरल गैस, अगर आपने देखा हो कि कोल के आपकी स्टीम इंजन होते थे, या कोल डलता था इंजन में, जो हमारे ट्रेन होते थे, उसी से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती थी और हमारी ट्रेन चलती थी। अब क्या हुआ, जो हमारे ट्रेन के बीच में फैंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो सारी सोलर से भी डेवलप करने लगे। तो अब जो हमारे ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि इनको हम दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते। वहीं पर हम अगर नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो इनको हम रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा से रीयूज भी कर सकते हैं। कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट जो होता है इनकी जनरेशन का, वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक बार आपको पूरा सेटअप जो है वो लगाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो बहुत ज्यादा चीप हो जाता है। अगर आपने एक रिवर पर जो है वो डैम कंस्ट्रक्ट किया, तो एक बार डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो है वो इसमें कैपिटल रिक्वायर्ड होगा और लेबर रिक्वायर्ड होगी, जिसमें आपको एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन अगर आप इसी डैम से अगर रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, तो वो उसी एरिया में हमेशा फ्लो करेगी। तो इसलिए जो एक रिवर है वो हमारे लिए एक ऐसा सोर्स है, एक डैम हमारे लिए ऐसा सोर्स बन जाएगा जो हाइड्रो पावर हमारे लिए कंटिन्यूटी में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता रहेगा। उसी तरह से अगर हम इनकी पोल्यूशन वाइज देखें कि इन्वायरमेंट को इनका क्या जो है नुकसान देखना पड़ता है, तो कन्वेंशनल सोर्स जो है वो ट्रेडिशनल है, इनमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो या फिर इनको एक्सट्रैक्ट करते टाइम नॉइज पोल्यूशन हो। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हमारे इको फ्रेंडली सोर्सेज होते हैं, क्योंकि इनमें हम अगर सन से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हम क्या ही इन्वायरमेंट को जो है वो पोल्यूट करेंगे। तो ये सारे जो है वो इको फ्रेंडली सोर्सेज होते हैं हमारे एनर्जी के। नंबर 1 कन्वेंशनल सोर्स की अगर हम बात करें, जो हमारा ट्रेडिशनल सोर्स है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, वो है कोल। और कोल जो है वो बहुत अच्छे खासे अमाउंट में एज ए फॉसिल फ्यूल इंडिया में अवेलेबल है। इसलिए इंडिया जो है वो हाईली डिपेंडेंट है कोल पर फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, कि जितना भी कमर्शियल लेवल पर हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में या हाउस होल्ड में या कहीं पर भी अगर हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए जो कोल पर डिपेंडेंसी है इंडिया की बहुत ज्यादा है। और कोल का फॉर्मेशन कैसा होता है, कोल डिपेंड करता है, उसकी फॉर्मेशन डिपेंड करती है ऑन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन, डेप्थ एंड टाइम ऑफ फ्यूल, कि इसको कितना ज्यादा टाइम हो गया है, कितनी डेप्थ में मिलता है और कितने ज्यादा प्रेशर को ये झेलता है। तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो इसमें ये जो है ये टाइम है, कि यहाँ पर जो है वो रिसेंट टाइम
चल रहा है, लेकिन जितनी डेप्थ होगी इट मीन्स उतना ही पुराना टाइम में यहाँ पर ये हुआ था। और ये बरी कैसे होते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। जैसे अगर मान लो आप ये आपका सरफेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एनिमल्स होंगे वो धीरे धीरे बरी होते जाएंगे। जैसे जैसे अर्थ की लेयर्स बढ़ती जाएंगी, तो वो जब इन लेयर्स में आएंगे तो यहाँ पर वो डीकम्पोज हो जाएंगे। तो डीकम्पोजिशन के बाद क्या होगा, ये हमारे बन जाएंगे फॉसिल फ्यूल्स, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या बन जाएंगे, हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये जो कोल एंड पेट्रोलियम हमें मिलते हैं, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या हमारे जो एनिमल्स या प्लांट्स थे जो बरी हो गए थे लैंड के अंडर, जो अर्थ के सरफेस के बीच में दब गए थे, डीकम्पोजिशन के बाद क्या होगा, यही फॉसिल फ्यूल जो है वो एनर्जी सोर्स में बन जाएंगे, कोल या पेट्रोलियम बन जाएंगे। जैसे जैसे ये अर्थ के अंदर रहेंगे वैसे वैसे इनको जो है वो अर्थ की हीट लेनी पड़ेगी और उतना ही ज्यादा इन पर प्रेशर पड़ेगा। तो कोल जो है एक बहुत अलग अलग फॉर्म में मिलता है। अगर वो सबसे रीसेंट है तो वो पीट होगा, जो कि नेचुरली अगर देखा जाए तो कोल की फॉर्म में नहीं होता। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा प्रेशर ले लें या इसको बहुत ज्यादा टाइम हो जाए अर्थ सरफेस में, तो ये धीरे धीरे कोल बनना शुरू हो जाएगा। वैसे ही जो लिग्नाइट फॉर्म है वो कहीं ना कहीं मिडल में आ जाती है, क्योंकि इसको भी ज्यादातर हीट जो है वो नहीं मिलती। तो जैसे जैसे ये लेयर्स बनती जाएंगी वैसे वैसे जो पीट है वो कोल में कन्वर्ट होता जाएगा। कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास या कौन सी वेराइटीज के कोल होते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास आता है लिग्नाइट, जो लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे ब्राउन कोल कौन सा होता है, तो वो लिग्नाइट होता है। एंड इट इज सॉफ्ट एंड हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि इसके बीच में जो है वो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, और जितना ज्यादा ये प्रेशर में आएगा इसमें से मॉइस्चर जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए जो एंथ्रासाइट हमारी बेस्ट क्वालिटी कोल जो होता है वो हमेशा हार्ड फॉर्म में होता है। लिग्नाइट हमें इंडिया में कहां पर मिलता है, नेवली इन तमिलनाडु हैज द मेन रिजर्व्स ऑफ लिग्नाइट कोल। दिस टाइप ऑफ कोल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, इसको भी हम एनर्जी की प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारी फॉर्म आती है वो है बिटुमिनस, और ये जो कोल होता है ये फॉर्म करता है विद इंक्रीज टेम्परेचर एंड वाज बरीड वेरी डीप विद इट इज कॉल्ड बिटुमिनस कोल। की ये जो कोल है ये जब हीट और प्रेशर को इतना ज्यादा ले लेगा तो ये लिग्नाइट से क्या है, बिटुमिनस बन जाएगा, और ये थोड़ा सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगा। एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कोल फॉर कमर्शियल यूज। की कमर्शियल पर्पज में जो सबसे ज्यादा कोल यूज होता है वो हमारा बिटुमिनस कोल होता है। एंड हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल इज आइडल फॉर द यूज इन मेटलर्जी। कि जितनी भी हमारी मेटेलिक एनर्जीज होती हैं जहां पर मेटल डेवलप किया जाता है, उनको मेल्ट करने के लिए, उनकी स्मेल्टिंग के लिए जो है वो बिटुमिनस कोल यूज किया जाता है। और जो एंथ्रासाइट है वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल की सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है कोल की वो हमारी एंथ्रासाइट होती है, और इसीलिए जब इसमें मॉइस्चर नहीं होता तो ये हार्ड होता है। और सबसे ज्यादा जो हीट और प्रेशर लेता है वो हमारा एंथ्रासाइट कोल लेता है। इंडिया में हमें कोल की कहां कहां पर बेल्ट्स देखने को मिलती हैं, तो ये डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, गोंडवाना कोल एंड टर्शरी कोल। तो गोंडवाना कोल की बात करें तो वो इस एरिया में मिलता है, क्योंकि इंडिया का ये जो पार्ट है वो हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। क्योंकि अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ जब हमारी एक ही हमारे पास पेंजिया हुआ करता था, और हमारे पास एक ही पेंथालासा मतलब एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, और हमारे पास एक बड़ा सुपर वाटर बॉडी था। तो इसमें क्या हुआ, जब ये वाला ओशन है और ये वाला हमारा कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट में जब क्रैक्स आए तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक नदन में एक सदन में। तो जो नदन पार्ट था उसको हम लोरेशिया बोलते हैं, और जो हमारा ये वाला पार्ट है सदन पार्ट, इसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो इंडिया जो था वो गोंडवाना का ही पार्ट था। इसीलिए जब हमारे पास ये गोंडवाना लैंड, जब इंडिया यहाँ पर आया और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो ये जो पार्ट था ये कंप्रेस हो गया, जिसकी वजह से कोल जो था, जो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स थे, वो कहीं ना कहीं अर्थ में बरी हो गए, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कोल की क्वांटिटी जो है हमें इस एरिया में देखने को मिलती है, जिसे हम गोंडवाना कोल बोलते हैं। 200 मिलियन ईयर्स अगो बना था, और जो टर्शरी डिपॉजिट्स हैं वो हमारे आए थे 55 ईयर्स ओल्ड। कि ये जो हमारा टर्शरी कोल वाला पार्ट है ये इतना ज्यादा ओल्ड नहीं है, लेकिन जो हमारा गोंडवाना कोल का पार्ट है ये अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो बना था। और जो हमारे मेजर सोर्सेज है गोंडवाना कोल के वो हमें मिलते हैं दामोदर वैली में, वेस्ट बंगाल और झारखंड वाले रीजन में। और इस बेल्ट में हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट कोल माइंस हैं वो है झारिया, रानीगंज एंड बोकारो। और ये जो कोल फील्ड्स हैं बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल हमें मिलता है। और जो कोल डिपॉजिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज। की ये रिवर्स के अलोंग भी जो वैलीज हैं यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में कोल देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर हम टर्शरी कोल की बात करें जो हमारा आता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मेघालय में, असम में और अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड में। तो यहाँ पर 4 स्टेट्स में हमें नॉर्थ ईस्ट के ये देखने को मिलता है कोल। एंड कोल इज अ बल्की मटेरियल, इसीलिए जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमेशा, या थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं वो कोल फील्ड्स के पास होते हैं। क्योंकि अगर आप
पर आपकी एक कोल माइन है और यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री है, तो इसको कोल को यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको बहुत सारा कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी लेबर चाहिए होगी और ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपका जो जाएगा वो अलग होगा। इसलिए हमेशा ये देखा जाता है कि हमेशा कोल फील्ड्स के पास ही, आपकी कोल माइंस के पास ही हमेशा इंडस्ट्रीज लगती हैं, ताकि जो कोल है, जो बल्कि मटेरियल है, उसको ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेट्रोल, और पेट्रोल एक ऐसा मिनरल ऑयल है जो नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स है इंडिया का, और पेट्रोल जो है वो एक मेजर सोर्स है हमारे फ्यूल का फॉर वेरियस यूजेस, कि हम पेट्रोल को बहुत अलग अलग तरीके से यूज करते हैं फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर हम ये एलपीजी की बात करें, वैक्स की बात करें, डीजल, गैस ऑयल, पेंट, केरोसिन या एविएशन फ्यूल अगर बात करें, तो इन सभी इंडस्ट्रीज में जो है वो पेट्रोल का यूज होता है। और जो हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, ये नोडल इंडस्ट्रीज होती हैं। तो हमारे पास नोडल इंडस्ट्री क्या होती है, अगर यहाँ पर हमारे पास ये इंडस्ट्री है तो इसके आसपास सारी वही इंडस्ट्रीज होंगी जहां पर इसका यूज होता होगा। तो नोडल क्या होता है कि एक नोड होता है, एक सेंटर होता है सारी इंडस्ट्रीज का, कि यहीं से सारे रिसोर्सेज जो है वो इनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और पेट्रोल जो होगा वो इनके लिए एक रॉ मटेरियल होगा। पेट्रोल हमें कहां पर मिलता है और हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम इन इंडिया अकर्स इन द एंटीक्लाइन्स एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टर्शरी एज। तो यहाँ पर हमारे पास एंटीक्लाइन क्या होते हैं, जो हमारे रॉक्स की फॉर्मेशन होती है ना, ये एक बार जो हुआ, जो एक बार अप आएगा और एक बार डाउन आएगा, इसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक एंटीक्लाइन है, यहाँ पर आपको ऑयल मिल रहा है, फिर एक और एंटीक्लाइन है, यहाँ पर आपको ऑयल मिल रहा है। अगर ये कंटिन्यूटी में होते, अगर ये ऐसे होते और यहाँ पूरे में ऑयल होता, तो इसको हम बोलते हैं सिनक्लाइन। जहाँ एंटीक्लाइन है वहां सिनक्लाइन हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक ही बार कर्व आ रहा है और उसके बीच में हमें ऑयल मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एंटीक्लाइन या फॉल्ट ट्रैप, कि यहाँ पर फॉल्ट्स हैं जिनके बीच में ऑयल जो है वो जाता है। ऑयल बियरिंग लेयर इज द पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे साइड के रॉक्स होते हैं, ये जो रॉक्स हैं हमारे, ये होते हैं हमारे या तो लाइमस्टोन के या फिर सैंडस्टोन के, जिनसे ऑयल जो है वो फ्लो इजिली कर सकता है। यहाँ पर नॉन पोरस भी आती है उसके बाद एक लेयर, जो इस ऑयल को बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि जो ऑयल है वो वहां से निकल जाएगा उन पोर्स में से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो नेक्स्ट लेयर होगी वो नॉन पोरस होगी, और उसके बाद जो पेट्रोलियम है वो हमें फॉल्ट ट्रैप्स में मिलता है बिटवीन द पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स, कि एक में ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं जैसे हमारे में होते हैं, तो उससे क्या है, वाटर इजिली निकल जाता है या फिर ऑयल जो है वो इजिली निकल जाएगा। लेकिन जो हमारी सेकंड लेयर आएगी वो आएगी नॉन पोरस, जो उसको वहीं पर ट्रैप करके रखेगी। एंड गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल, क्योंकि गैस जो है उसकी डेंसिटी हमेशा ऑयल से कम होती है, इसी वजह से क्या होता है, वो लाइट होती है तो वो ऊपर फ्लोट करती है, लेकिन ऑयल जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है वाटर के ऊपर। तो यहाँ मुंबई हाई प्रोड्यूसेस अबाउट 63% ऑफ द इंडियाज पेट्रोलियम। जो हमारे मुंबई में मुंबई हाई, जो यहाँ पर पेट्रोलियम जो एक्सट्रैक्शन जहां पर किया जाता है, सबसे बड़ा जो पेट्रोल का हमारे पास, वहां पर 63% प्रोड्यूस किया जाता है। और उसके बाद जो हमारा गुजरात है वो सेकंड प्रोड्यूसर है विद 18% ऑफ इट्स शेयर, एंड असम जो है वो 13% है। लेकिन जो सबसे ओल्डेस्ट है वो हमारा असम ही है, लेकिन जो अलंकेश्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड इन गुजरात। और वैसे ही मुंबई हाई है, और जो असम में हमारे पास आता है वो है दिग्बोई। हमारे पास है नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस इज द इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स फाउंड अलोंग विद द पेट्रोलियम। की अगर हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से देखें तो जो नेचुरल गैस है वो अमंग 3 सबसे ज्यादा क्लीन एनर्जी है, और नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। की सबसे ज्यादा जो लोएस्ट एक लेवल पे जो कार्बन एमिशन होता है वो हमारे नेचुरल गैस से होता है, अगर हम पेट्रोल और कोल से कंपेयर करें। एंड देयर फॉर द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड ऑल्सो एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। किसको इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, हाउस होल्ड लेवल पर भी यूज किया जाता है, और ये जो हमें मिलता है वो ऐसे लेयर्स में ही मिलता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या होती है, हमारी गैस होती है, उसके बाद फिर हमारा ऑयल होता है, उसके बाद हमारा वाटर होता है। तो सबसे ऊपर लेवल पर ही हमें जो है वो इजिली गैस मिल जाता है, जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है। जितने भी हमारे ट्रैप्ड फॉसिल्स होते हैं या डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, बाय द टाइम या मिलियंस ईयर्स अगो बाद क्या होते हैं, ये रॉक्स के बीच में ऑयल या नेचुरल गैस की फॉर्मेशन जो है वो ले लेते हैं। हमें नेचुरल गैस के बहुत बड़े रिजर्व जो है वो देखने को मिलते हैं, जो हमें मिलते हैं कृष्णा
गोदावरी बेसिन में, और ये हमारा आता है इस वाले पार्ट में। यहाँ पर हमारे कृष्णा और गोदावरी हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें जो है लार्ज रिजर्व जो है वो नेचुरल गैस के देखने को मिलते हैं। गल्फ ऑफ कैम्बे, मुंबई हाई एंड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एरियाज विद लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। की हमें इन एरियाज में भी मुंबई हो गया या हमारा गुजरात हो गया या फिर हमारा इधर आंध्र है या फिर हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पर भी हमें लार्ज रिजर्व जो है वो नेचुरल गैस के देखने को मिलते हैं। 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजरिया विजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड द फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नदर इंडिया। कि यहाँ पर जो हमारी पाइपलाइंस के थ्रू जो है वो नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेचुरल गैस इज मेनली यूज्ड बाय द फर्टिलाइजर्स एंड पावर इंडस्ट्रीज। कि ये जो नेचुरल गैस हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं अंडरग्राउंड अर्थ से या सरफेस से, उसको क्या करते हैं हम फर्टिलाइजर्स या पावर इंडस्ट्री में यूज करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। एंड नाउ अ डेज यूज ऑफ सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज इंक्रीजिंग एज व्हीकल फ्यूल इन द कंट्री, क्योंकि इसका कार्बन एमिशन जो है वो कोल एंड पेट्रोलियम के कंपैरिजन में कम है। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 2 मेथड से जनरेट की जा सकती है। फर्स्ट इज हाइड्रो एंड सेकंड वन इज थर्मल। तो हाइड्रो में क्या होता है, जो हमारा रनिंग वाटर होता है, अगर कोई भी रिवर फ्लो कर रही है तो उससे क्या होगा, हम हाइड्रो टर्बाइंस लगा के जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन जो थर्मल एनर्जी होती है उसको हम क्या करते हैं, बर्निंग अदर फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कि जो भी हमने फॉसिल फ्यूल्स हमारे अर्थ में से निकाले हैं, जो एक्सट्रैक्ट करे हैं, उनको ही बर्न करके क्या है हम थर्मल एनर्जी बनाएंगे। थर्मल मतलब क्या होता है कि हम टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है उनको हीट करने पे, जिनकी वजह से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है जो एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। कि वाटर तो है वो वहीं से फ्लो करता रहेगा, लेकिन जो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है ये जो है वन टाइम एनर्जी जनरेटिंग सोर्सेज होते हैं, ये एक बारी में एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इंडिया हैज अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पसेस प्रोजेक्ट लाइक भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। कि ये जो सारे हमारे डैम्स है, जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन होती है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए हम बार बार इनसे जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी तरह जो थर्मल है उसमें क्या है, हमारे पास 310 थर्मल प्लांट्स इन इंडिया, जिसमें हमारे पास आता है विजयवाड़ा थर्मल प्लांट, थर्मल प्लांट। तो ये थर्मल प्लांट्स में हम क्या करते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे पास आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो जिसमें नंबर 1 हमारे पास आता है वो है न्यूक्लियर एनर्जी, जिनमें जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है उनको यूज करते हैं, उनको ऑल्टर करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज ऑल्टर्ड टू मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। कि जब हम 2 एटम्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करके उनको ऑल्टर कर देते हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। और हम बहुत ही कम अमाउंट में कुछ भी ऐसा न्यूक्लियर जो सोर्स होता है, पावर होती है हमारे पास, जैसे अगर हम यूरेनियम एंड थोरियम मिनरल्स की बात करें, तो इनको बहुत ही कम लेवल पर यूज कर हम बहुत ज्यादा लेवल की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड दीज मिनरल्स आर अवेलेबल इन झारखंड एंड अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान। कि हमें झारखंड में, उसके बाद जो हमारा अरावली रेंज है यहाँ पर, वहां पर हमें ये जो है हम देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो हमारा मोनजाइट्स है वो हमें मिलता है केरला के कोस्ट पे, और वो हमारे पास प्रेजेंट होता है मोनजाइट सैंड में। नॉन कन्वेंशनल सोर्स हमारे पास है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जो कन्वर्ट करती है हमारी सोलर एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि जितनी भी हमारी सोलर रेडिएशंस आएंगी उनको ये ट्रैप करके सोलर पैनल्स क्या करते हैं, जो सनलाइट है उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद क्या होगा, जो डीसी करंट है वो इसको एसी करंट में कन्वर्ट करेगा, और ये जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको हम घर के किसी भी अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जस्ट हमारे सोलर पैनल हैं या जो सोलर प्लांट्स हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ लोकेट करते हैं माधापुर नियर भुज, और भुज हमारा कहाँ है, गुजरात में। और सोलर एनर्जी होल्ड्स ग्रेट प्रोमिसेस फॉर द फ्यूचर, क्योंकि ये एक ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इको फ्रेंडली है, और जो सन है वो डेली निकलता है। इसी वजह से क्या होगा, जो सन की रेडिएशन है उनको हम डेली यूज कर सकते हैं। इट कैन हेल्प इन मिनिमाइजिंग द डिपेंडेंस ऑन फायरवुड एंड एनिमल डंग केक्स इन रूरल एरियाज। कि अगर हम रूरल एरियाज में जो हाउसेज है उनमें अगर हम ये लगा दें सोलर पैनल्स हर घर में, तो उससे क्या होगा, जो फायरवुड पे उनकी डिपेंडेंसी है या फिर वो जो एनिमल काउ डंग वगैरह यूज करते हैं उन पे उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और इनसे जो एनर्जी से जो हमारा पोल्यूशन होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये जो है एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी हेल्प करता है कि यहाँ पर हम इनको कंजर्व कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूजेज।
पास है विंड पावर, और अब ये भी हमारे पास एक इको फ्रेंडली सोर्स है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। इट हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर, क्योंकि यहाँ क्या होता है, हमारे पास विंड मिल होती है। अगर आपने बहुत बार विंड मिल्स देखी हो तो उनपे एक ऐसे 3 फैंस लगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक टरबाइन फिट की जाती है कि जब भी विंड इन पे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ एक गियर बॉक्स के थ्रू क्या होगा, जो हमारी विंड पावर है उसको हम मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जो जनरेटर है वो क्या करेगा, पावर इंटरफेरेंस की वजह से यही मैकेनिकल पावर जो है वो इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसको हम इजिली अपने की वजह से क्या है, हर घर में हाउस होल्ड यूजेज के लिए या फिर हमारे कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। और ये हमें कहाँ मिलता है, द विंड फार्म क्लस्टर इन द तमिलनाडु फ्रॉम टू मदुरई इज द लार्जेस्ट क्लस्टर इन इंडिया। की सबसे बड़ा जो हमें क्लस्टर विंड का देखने को मिलता है, विंड जहां पर जनरेट करती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को, वो हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु में। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर विंड पावर प्रोडक्शन। तो ये सारे स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। और नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। की सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव यूज जिसका आ चुका है, अभी तक ये नहीं है कि एक आइडिया है, इसको इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है। तो ये जो यूज हो रहे हैं वो हमारे हो रहे हैं नागरकोइल एंड जैसलमेर में। आता है बायोगैस, और बायोगैस किससे प्रोड्यूस होता है, हमारे श्रब से, फार्म वेस्ट से, एनिमल या फिर ह्यूमन वेस्ट से। इसमें क्या हम होता है कि एक हमारे पास यहाँ टैंक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर टैंक। तो इससे क्या होगा, जितना भी हमारे पास वेस्ट होगा हम इसमें डालेंगे फ्लेंट, उसके बाद क्या होगा, इससे जो गैस प्रोड्यूस होगी वो जाएगी डाइजेस्टर टैंक में, और इससे क्या होगा, इसके ऊपर एक और छोटा टैंक बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गैस होल्डर टैंक। अब क्या होगा, जब लैंड में जब इसको कंप्रेशन मिलेगा तो यहाँ पर एक गैस डेवलप होगी, वही गैस को फिल्टर करके हम गैस होल्डर टैंक में ले लेंगे और उससे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इजी मेथड होता है और हम इससे इजीली ह्यूमन वेस्ट या किसी भी फार्म वेस्ट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड्स गैस which has higher thermal efficiency in comparison to केरोसिन या फिर काउ डंग या चारकोल। तो ये जो हमारे पास वेस्ट जाता है इसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती है, जो कि केरोसिन या डंग का जो केक होता है, हमारा काउडंग केक होता है या जो हमारे चारकोल होते हैं उनके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा थर्मल एफिशिएंसी इसमें होती है। एंड बायोगैस प्लांट्स कैन बी सेट अप एट म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल। इसको हम इंडिविजुअल लेवल मतलब घर में भी बना सकते हैं और इसको हम किसी न किसी सिटी एरिया में, अपने टाउन्स में भी बना सकते हैं। प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट्स। तो अगर आपने लोकल किसी भी रूरल एरिया में सुना होगा गोबर गैस प्लांट्स के बारे में, तो यहाँ पर काउ डंग को डाला जाता है और उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे हमें ये गैस मिल जाती है। प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स फॉर द फार्मर, कि इनको ये डबल बेनिफिट दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि इससे एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है और उससे क्या है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर। क्योंकि यहाँ जब काउ डंग जाएगा तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, उससे जो गैस जनरेट होगी उसको हम कहीं पर भी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डाइजेस्टिव टैंक में रह जाएगा उसको एज ए मैन्योर हम फील्ड्स में भी यूज कर सकते हैं। तो फार्मर्स के लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट वाली चीज है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड काउडंग केक्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डिफोरेस्टेशन हो रहा होता है हमारे फ्यूल वुड के लिए, हमें जो वुड चाहिए होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन जो है वो कम हो जाता है। टाइडल एनर्जी, और टाइडल एनर्जी कहाँ से आती है, मोस्टली कोस्टल एरियाज में हमें टाइडल एनर्जी देखने को मिलती है, जहां पर जो भी हमारा सी वाटर होता है या ओशनिक वाटर होता है उसको हम टर्बाइंस के थ्रू या बैरेज के थ्रू जो है वो हमारा जो टाइडल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओशन टाइड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ओशन की वेव जो होती हैं उन या टाइड्स होती हैं उनसे हम जनरेट करते हैं। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स, कि जितना भी हमारा ये कोस्टल एरिया होता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर इनलेट बना देते हैं कि यहाँ पर जो टर्बाइंस हैं जैसे ही इन पर वेव स्ट्राइक करेगी ये टर्बाइन जो है वो घूमेंगी और यहाँ जो जनरेटर होगा वो जनरेट करेगा हमारी इलेक्ट्रिसिटी को। इन द इनलेट ड्यूरिंग हाई टाइड एंड गेट्स ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज क्लोज्ड, कि जैसे ही हाई टाइड आएगी वो यहाँ पर वाटर जो है वो आ जाएगा और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, लेकिन वैसे ही जब हम इसको गेट को बंद कर देंगे तो ये वाटर यहीं ट्रैप रहेगा, जिससे हम एनर्जी बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। वंस द टाइड रिसीड्स द गेट आर ओपन सो दैट द वाटर कैन फ्लो बैक टू द सी,
द फ्लो ऑफ वाटर इज यूज टू रन द टरबाइन टू जनरेट वो इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले यहाँ पर वेव आएगी, उसके बाद फिर यहाँ से वापस चली जाएगी, तो इससे क्या होगा, टरबाइन कंटिन्यू रोटेट होती रहेगी, जिसकी वजह से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। द इंडिया, द गल्फ ऑफ कम्बट, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड द गंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। क्योंकि ये कोस्ट एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा की बात करें या फिर गल्फ ऑफ कच्छ की बात करें, तो गल्फ ऑफ कच्छ अगर हमारी ये है तो यहाँ पर क्या होता है, बार बार वाटर जो है वो स्ट्राइक करता है। और वैसे ही अगर हम रन ऑफ कच्छ की, यहाँ सुंदरबन डेल्टा की बात करें, तो ये डेल्टा रीजन में भी जो है वो हमसे नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार जो हमारी वहां की टाइड्स हैं वो उस पे लैंड पे जो है वो स्ट्राइक करती हैं, जहां पर हम इजीली टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, वो है जियोथर्मल एनर्जी, विच रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में सबको पता है कि मैग्मा है, स्थेनोस्फीयर एक लेयर है, तो वहां पर क्या होता है, जब हमारा मैग्मा कंटिन्यू मूव करता है तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हीट डेवलप होती है। एंड वी नो एज वी गो डीपर एंड डीपर इन द अर्थ इट बिकम्स हॉटर एंड हॉटर। कि जैसे ही हम अर्थ में नीचे डिग करेंगे तो हमें जो हीट है अर्थ की वो देखने को मिलेगी। एंड वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई, कि यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ से प्रोड्यूस हुई एनर्जी है वो हमें देखने को मिलेगी। एंड टेम्परेचर्स आर फाउंड एट शैलो डेप्थ्स, की कुछ एक डेप्थ की बात क्या है, वो हमें टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड ग्राउंड वाटर इज सच एरियाज ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हीट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है वो इसी एनर्जी को लेकर जो है वो हीटअप होता है, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ आता है। That when it rise to the earth surface it turns into steam। तो इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे हमारे पास एरिया हैं, जैसे पार्वती वैली में या मणिकरण जो है हिमाचल में, यहाँ पर हमें स्टीम देखने को मिलती है कि वाटर में से स्टीम आ रही है। तो ये एक तरह से है जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर जो है हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। Two experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. They are in Parvati Valley and near Manikaran and in Himachal Pradesh and the Puga Valley in Ladakh। ये दो ऐसे रीजन हैं जहां पर हमें जियोथर्मल एनर्जी जो है हमने प्लांट्स लगाए हैं। इससे क्या होगा, जितनी भी हमारी अर्थ की उसकी वजह से जो भी हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो हीटअप होकर ऊपर आएगा, वहां पर हमें हॉट स्प्रिंग्स वगैरह जो है वो देखने को मिलेंगे, और उनसे हम जो अर्थ की हीट है उसी से एनर्जी को है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। पास आता है कि हाउ वी कैन कंजर्व आवर एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, किसी भी ऑफिस को चलाने के लिए या घर को चलाने के लिए हमें बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी की होती है। अगर आप इस टाइम पे अपने मोबाइल में किसी भी अपने को देख रहे हो तो इट मीन्स आपने उसको कहीं ना कहीं एनर्जी से चार्ज किया है। तो एनर्जी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स एनर्जी। कि ये सभी चीजों को चलाने के लिए, सभी सेक्टर्स को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। एज अ रिजल्ट कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैज बीन स्टेडीली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। की इसलिए इसका कंजप्शन जो है, पॉपुलेशन ज्यादा है उतने ही ज्यादा उनके नीड्स हैं, इसी वजह से जो इनका जो नीड है वो बहुत ज्यादा राइज कर रहा है ओवर द कंट्री। एंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। कि इनको जो है वो सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि हम लॉन्ग टाइम एक तरह से इन्वेस्ट करें हमारे इसमें कंजर्वेशन में, कि हम आज के अपने नीड्स को पूरा करते हुए फ्यूचर के नीड्स के बारे में भी सोचें और उसको कंजर्व करके रखें। वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। की यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा लीस्ट, एक तरह से अगर हम प्रोडक्शन की बात करें उसमें भी हमारे पास लीस्ट नंबर पे आता है, और अगर हम यहाँ पर इसका उसमें भी जो है वो इंडिया का नंबर बहुत कम है। वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ आर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। की यहाँ पर जो है वो जुडिशियस यूज का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट सेट कर दे कि आप इससे ज्यादा जो है नहीं कर सकते। अगर आप डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हो तो एक लिमिटेड लेवल पर की जाए। और यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट मेथड्स ले आए एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हम कन्वेंशनल जो हमारे ट्रेडिशनल वेज से, उनसे हम नॉन कन्वेंशनल पर आ जाएं, जहां पर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हुए बार बार एनर्जी को एक ही इको फ्रेंडली सोर्स से एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।